नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी निर्धारित कर दी है, जिससे कि अब भारत में उनका खनन संभव हो सकेगा और हम लोग को बेहद महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। तो कौन से हैं वे तीनों महत्वपूर्ण खनिज? तो देखिए, वह जो खनिज हैं, उन खनिजों में नाम शामिल है अभी लिथियम। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिथियम के अलावा शामिल है नायोबियम और यहाँ पर शामिल है REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसको हम लोग दुर्लभ पृथ्वी तत्व के रूप में भी जानते हैं। तो इन तीनों खनिजों के उत्खनन के लिए भारत सरकार ने अभी फैसला लिया है, इनकी रॉयल्टी निर्धारित कर दी है और अब आने वाले समय में हम लोग को खास लाभ होने वाले, क्योंकि लिथियम देखिए एक ऐसा तत्व है जिसके लिए हम लोग आज तक मुख्य रूप से आयात पर ही निर्भर है और हमारी आवश्यकता का जो भी लिथियम हमें चाहिए होता है वह हम विदेशों से ही मंगवाते हैं। तो इसीलिए जरूरी हो गया था कि मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा करूं और इसके संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलू डिस्कस करूं। तो देखिए, जो यहाँ पर स्थिति है रॉयल्टी दर को निर्धारित करने वाली, अभी यह देश में पहली बार हुआ है इन तीनों ही पदार्थों के साथ में। तो लिथियम, नायोबियम और REE तीनों के लिए पहली बार ही यह कार्यक्रम किया है भारत सरकार ने। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह जो कार्यक्रम भारत सरकार ने किया है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया है और जो ये अमेंडमेंट हुआ है यह खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में किया है, क्योंकि एक पूरी की पूरी व्यवस्था आप लोग को उसका पालन करना पड़ता है। जब आप उस व्यवस्था का पालन करते हैं तो ही आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को ले पाते हैं। और खनिज जो होते हैं ना, वह हर देश के महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। तो इसी प्रकार भारत के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनके संबंधित फैसले लेना एक पूरे के पूरे पैटर्न पे निर्भर करता है, जिसका पालन सरकार करती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे संशोधन किया गया है, यह नाम याद रखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है और अभी फिलहाल भारत सरकार बेहद महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पिछली घटना जो हुई थी उसी घटना से यह पूरा का पूरा मार्ग तैयार हुआ था और अब यह निर्णय लिया गया है। अभी बीते दिनों वर्ष 2023 की ही घटना है, भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया था। इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम लोग भारत में उत्खनन की जो व्यवस्था है ना उसको और अधिक आसान बना पाए। इसके साथ साथ ही हम लोग अन्य क्षेत्रों को भी आमंत्रित कर सके कि आप भी आइए और खनन में हमारे साथ भूमिका निभाइए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था कि हमारी जो परमाणु खनिज होते हैं उन परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को बाहर निकाल दिया था और इन 6 खनिजों में लिथियम और नायोबियम का नाम शामिल था। तो जब इनको परमाणु खनिजों से निकाल दिया है, इसी वजह से अब रॉयल्टी निर्धारित हुई है और खनिजों का उत्खनन संभव हो पाएगा। यदि यह परमाणु खनिज रहते अभी भी तो ऐसी स्थिति में सरकार का अधिकार रहता और हम लोग ऐसे निर्णय नहीं ले पाते। इन दोनों खनिजों के अलावा जो अन्य 4 खनिज थे उसमें नाम शामिल है बोरियम, टाइटेनियम, टाइटेनम और जिरकोनियम का। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह एक बड़ा निर्णय है भारत सरकार का। इसी प्रकार आपसे प्रश्न के रूप में भी यह पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं इन पदार्थों के बारे में। जैसे कि लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम का प्रयोग मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो ऊर्जा भंडार उत्पाद जो होते हैं वहां इसका प्रयोग करते हुए हम लोग अलग अलग प्रकार के उपकरण तैयार करते हैं या पदार्थ तैयार करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग मुख्य रूप से आयात ही किया करते थे, लेकिन अगर आपको मैं बीते दिनों की एक घटना बताऊं तो वर्ष 2023 में फरवरी महीने की यह घटना है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मात्रा में लिथियम के भंडार खोजे गए थे और जो लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा अधिक मानी जा रही थी। अभी तक कोई नया निर्णय या आदेश नहीं आया है, बट उसके बाद इस घटना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण भी प्राप्त किया था और पूरी दुनिया को लगा था कि अब यह जो घटना हुई है यह भारत के लिए नए आयामों को खोलने का कार्य भी करेगी। वहीं अगर हम नायोबियम की बात करें तो देखिए यह एक चांदी जैसी धातु होती है और जिसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत होती है। ठीक है, तो चांदी जैसी धातु है और इसकी जो सतह होती है उस पर ऑक्साइड की एक परत होती है। रीजन क्या होता है, ये ऑक्साइड की परत जो होती है इसकी रक्षा का काम करती है और उसके क्षरण को रोकती है। इस पदार्थ के लिए जो मुख्य स्रोत होता है यह कोलबाइड खनिज होता है और यह पदार्थ जो होता है ना यह ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में अलग अलग जगह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि यह जो पदार्थ है इसका उपयोग
स्टेनलेस स्टील के साथ साथ मिश्र धातुओं में किया जाता है, जो उनको रक्षण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ही इससे युक्त जो मिश्र धातुएं होती हैं उनका उपयोग हम जेट इंजन में कर सकते हैं, इमारतों के अंदर बीम बनाने में कर सकते हैं, तेल में कर सकते हैं और साथ साथ गैस पाइपलाइनों में कर सकते हैं। तो यह इसके उपयोग का क्षेत्र होता है। तो आपको पता है क्या लिथियम का उपयोग कहाँ होता है, नाइओबियम का उपयोग कहाँ होता है। आरईई की बात करें अगर, तो इनका उपयोग मुख्य रूप से मोटरों में किया जाता है, क्योंकि मोटरों में उपयोग किए जाने वाले जो चुंबक होते हैं, यह चुंबक मुख्य रूप से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। और इन तत्वों में अगर हम नाम देखें तो नाम शामिल होता है नायोडीमियम, टेरबियम और डिस्प्रोसियम का। तो यह महत्वपूर्ण नाम है जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और मोटरों में इनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यह तीनों अलग अलग खनिज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरह से हम लोग लगातार प्रौद्योगिकी की तरफ, तकनीकी की तरफ बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए बेहद अधिक खास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सरकार ने जो रॉयल्टी दर निर्धारित की है, एक बार उनको भी समझ लेना जरूरी है किस पे कितनी निर्धारित की गई है। जैसे कि अगर हम लिथियम की रॉयल्टी दर की बात करें तो लंदन मेटल एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जर्नल देखते हैं ना कि अलग अलग एक्सचेंज है, तो लंदन मेटल एक्सचेंज जो होता है यह खनिजों के लिए कीमत का निर्धारण करता है। तो जो यहाँ पर निर्धारित कीमत है, जो निर्धारित मूल्य है, उस मूल्य का 3% खनन करने वाली कंपनियों को दिया जाएगा। वहीं अगर हम नायोबियम की बात करें तो देखिए नायोबियम से जो खनन कंपनियां होंगी उनको औसत बिक्री मूल्य का 3% दिया जाएगा और यह जो औसत बिक्री मूल्य होगा यह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही स्रोतों के लिए निर्धारित किया गया है। वहीं अगर हम आरईई की बात करें तो एक और रेयर अर्थ एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है रेयर अर्थ ऑक्साइड। तो रेयर अर्थ ऑक्साइड की जो औसत बिक्री मूल्य होगा उस बिक्री मूल्य के 1% ही प्रदान किया जाएगा रॉयल्टी के रूप में। तो 3 और 1 ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में यह पूछ ले। यह दर निर्धारित की गई है भारत सरकार के द्वारा। इससे हम लोग को विशेष लाभ होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब तक हम इसकी बड़ी मात्रा आयात करते थे, लिथियम को हम लोग पूर्ण रूप से आयात करते थे। अब अगर भारत में ही उत्खनन होगा तो हमारे लिए विशेष क्षेत्र खुल जाएंगे, जैसे कि अब हम लोग लाइसेंस जारी कर पाएंगे भारतीय कंपनियों को ही। तो भारतीय कंपनी सारा काम करेंगी, तो यानी कि हम लोग मुख्य रूप से आत्मनिर्भर होंगे और घरेलू स्तर पर ही सभी कार्यों को अंजाम देंगे, जिससे कि जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा वह भारतीय लोगों के काम आएगा। जो उत्खनन होगा उसका उपयोग हमारी इंडस्ट्रीज करेंगी और हम फिर अलग अलग क्षेत्रों में आगे विकास कर पाएंगे। इसके माध्यम से ही अब भारत सरकार खनन पट्टियों का निर्धारण करेगी और उसकी नीलामी का कार्य आगे बढ़ा पाएगी। आयात हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे और संभावना पूरी है कि आने वाले समय में हम कमी देखेंगे। वहीं इसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। साथ साथ भारत का जो ऊर्जा भंडार उद्योग है उसकी स्थापना और उसके विस्तार की भी पूरी संभावना यहाँ से बन गई है। और वहीं जब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने अपने लिए अलग अलग जलवायु प्रतिबद्धताएं निर्धारित कर रखी हैं, उसने लक्ष्य निर्धारित करे हुए हैं कि इस वर्ष तक हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस स्तर को प्राप्त करेंगे। जैसे कि वर्ष 2070 वाला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार कहते हैं कि हम 2070 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हीं छोटे छोटे कदमों में ही शामिल है इन खनिजों के प्रयोग से विद्युत की तरफ आगे बढ़ना, नवीकरणीय संसाधनों की तरफ आगे बढ़ना, अलग अलग उपकरणों को बनाना, अपना विकास करना। तो यह सभी महत्वपूर्ण लाभ है जो हमें इन सभी कार्यों से मिलने वाले हैं। और कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। यह प्रश्न हो सकता है आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले, तो जरूरी है कि आप लोग मुझे इसका आंसर अभी कॉमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं और प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हम सभी लोगों ने कर ली है। फिर जल्द मिलेंगे, अगली वीडियो में कुछ बातें करेंगे। हालांकि आपके लिए वीडियो और हेल्पफुल रहते हैं, बाकी साथियों तक जरूर शेयर करें और ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाएं। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग को इसका आंसर भी चाहिए होगा, तो पहले मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही रहा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नई बातों को करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।